नमस्कार, आप सभी का साई कॉलेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग उनामा के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड EPC 4। आज हम बात करेंगे EPC 4 के यूनिट 1 सेक्शन से सेंस ऑफ सेल्फ, यानी कि आत्म की समझ। EPC 4 का ये तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने जाना था स्वयं की समझ एवं कैसे करें स्वयं का मूल्यांकन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आत्म की समझ, यानी कि सेंस ऑफ सेल्फ। सेंस ऑफ सेल्फ होता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे आपके इस वीडियो के लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। आत्म की समझ यानी कि आप स्वयं, आप खुद। आत्म एक ऐसा आकर्षण का केंद्र है जिसके इर्द गिर्द यानी कि आसपास अनेक आवश्यकताएं और लक्ष्य संगठित होते हैं। आत्म एक ऐसा आकर्षण का केंद्र होता है, ऐसा एट्रैक्टिव पॉइंट होता है जिसके आसपास आपकी जितने भी आवश्यकताएं हैं, आपके जितने भी नीड है और जो आपका एम है, जो आपका लक्ष्य है, वो जो है इसके आसपास संगठित होता है। और आत्म दूसरे मनुष्य के संबंध में विचारों और कार्यों की चेतना है। आत्म से अभिप्राय है स्वयं के प्रति दृष्टिकोणों के विकास का परिणाम। हम अपने विकास में किस तरह का बदलाव करते हैं, हम अपनी सोच में कैसा बदलाव करते हैं, आत्म से अभिप्राय वही है। क्योंकि दूसरे मनुष्य हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हमारी अपनी अभिवृत्ति क्या है, हम अपने प्रति कैसा दृष्टिकोण, कैसा विजन तैयार करते हैं। क्योंकि कहा गया है जैसा विजन, जैसा दृष्टिकोण मेरा रहेगा, मेरी अभिवृत्ति वैसी ही बन जाएगी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, और कैसे करें स्वयं का मूल्यांकन। जैसी हमारी विजन रहेगी, जैसी हमारी दृष्टि रहती है, हमारा व्यवहार भी दूसरों के प्रति वैसा ही बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं। एक मनुष्य स्वयं की पहचान यह कह के कर सकता है। कोई व्यक्ति है तो अपनी पहचान कैसे बताएगा, वो क्या कह के बताता है? वह यह कह सकता है कि यह मेरा घर है, यह मेरी पाठशाला है, यह मेरा परिवार है, इस कास्ट से हम बिलोंग करते हैं, यह मेरी जाति है और यह मेरे मित्र हैं इत्यादि। ये उसके एक पहचान का तरीका हो सकता है जिससे वो अपने आप को रिलेट करता है, अपने आप को पहचानता है। यह सभी बातें उसके अहम के दृष्टिकोण को दर्शाती है। अहम के दृष्टिकोण, जो बातें हम बोलते हैं कि मेरा है, या घर मेरा है, या पाठशाला मेरी है, वहाँ पर अहम का दृष्टिकोण जागृत होता है। इसलिए व्यक्ति स्वयं के बारे में क्या सोचता है, यह आपस में जुड़े आत्म के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जैसी आपकी विजन रहेगी, जैसी आपकी दृष्टि रहेगी, जैसा आप अपने बारे में सोचिएगा, वैसे ही आपका विकास होते जाएगा। यह दृष्टिकोण जो है व्यक्ति के व्यवहार में स्थिरता लाता है। व्यक्ति के विभिन्न दृष्टिकोणों में एक विशेष संबंध होता है। आत्म विकासात्मक एक प्रक्रिया है जिसमें दूसरे व्यक्तियों के दृष्टिकोण भी शामिल होते हैं। यह एक विकासात्मक प्रतिफल है। आत्म के बारे में कहा गया है कि यह ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें हमारी सोच तो मायने रखती है, साथ ही साथ हमारे बारे में दूसरे व्यक्ति किस तरह की सोच रखते हैं, उनका दृष्टिकोण कैसा है, हमारा विजन कैसा है और हमारे प्रति दूसरे लोगों का दृष्टिकोण कैसा है। दूसरे व्यक्ति जो हैं वो हमारे बारे में
क्या सोचते हैं, क्या दृष्टिकोण रखते हैं। आत्म की समझ को विभिन्न विद्वानों के द्वारा भी परिभाषित किया गया है। चलिए हम कुछ विद्वानों की परिभाषाएं देख लेते हैं कि किन विद्वानों ने आत्म की समझ को किस ढंग से परिभाषित किया है। सबसे पहले हम क्रैचफील्ड के अनुसार देखते हैं। क्रैचफील्ड ने कहा है, आत्म वह तरीका है जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं को देखता है। क्रैचफील्ड के अनुसार आत्म वह एक तरीका है जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं को देखता है, यानी कि अपने आप को देखता है। आप ये कहा समझ सकते हैं कि आत्म एक आईना है, एक मिरर है जिसमें हम स्वयं को देखते हैं। ये परिभाषा है क्रैचफील्ड के अनुसार। उसी तरह यदि हम दूसरे परिभाषा की बात करें तो जेम्स ड्रिफ्ट के अनुसार, जेम्स ड्रिफ्ट ने कहा है, आत्म शब्द का प्रयोग अहम के अर्थ में किया जाता है। उसके अनुसार आत्म सामान्यतः अहम के अर्थ में एक घटक के रूप में जाना जाता है, जो अपनी पहचान की निरंतरता के लिए हमेशा चेतन रहता है, यानी कि हमेशा तैयार रहता है। उसी तरह एक और दार्शनिक है जिनका नाम है यंग। यंग के अनुसार उन्होंने आत्म को कैसे परिभाषित किया है, तो वो कहते हैं, आत्म को हम वैसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जैसे वह अपने को अंतः क्रिया के संदर्भ में स्वयं देखता या जानता हो। यंग कहते हैं कि आत्म को हम एक वैसे व्यक्ति के रूप में, वैसे पर्सन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो कि अंतः क्रिया के संदर्भ में स्वयं को देखता है या फिर स्वयं को जानता है। आत्म शब्द का प्रयोग किसी एक व्यक्ति की क्रियाओं और व्यवहारों के कुल जोड़ के लिए किया जाता है। यह इस बात का प्रतिनिधित्व भी करता है कि कोई व्यक्ति व्यवहार की दृष्टि से क्या है, यानी कि उसका व्यवहार कैसा है, वह व्यवहार की दृष्टि से कैसा है। व्यक्ति के आत्म में वो सब कुछ शामिल हो सकता है जिसे वह अपना कह सके। जिसे हम अपना कहते हैं वह सभी चीज इसमें इंक्लूड रहता है, यानी कि शामिल रहता है। आत्म वह है जिससे हम सभी परिचित हैं। आत्म व्यक्ति के स्वयं के प्राप्त अनुभव से निर्मित होता है। जो भी हम काम करते हैं तो हमें अनुभव प्राप्त होता है, और जितना हमें अनुभव होगा हमारी अभिवृत्ति, हमारा एक्सप्रेशन उतना ही बढ़िया होगा, हमारी आत्म उतनी ही स्ट्रांग होगी, उतनी ही मजबूत होगी। क्योंकि कहा भी जाता है कि जितना आप मेहनत करते हैं या जिस कार्य में आप लगातार मेहनत करते हैं उस क्षेत्र में आप निखरते चले जाते हैं, यानी कि आप उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते चले जाते हैं और आपके आत्म में भी परिवर्तन होने लगता है। जैसे यदि हम आप सभी की बात करें, जब आप बीएड प्रथम वर्ष में थे उस समय आपको टीचिंग प्रैक्टिस के लिए विद्यालय में भेजा गया था, तो बहुत ऐसे प्रशिक्षु थे जिनको क्लास लेने में समस्या उत्पन्न हो रही थी। वो इसलिए हो रही थी क्योंकि आप पहली बार बच्चों के बीच गए थे, किसी को कुछ पढ़ाने गए थे। लेकिन जैसे जैसे आपका समय बीतते गया, आप प्रतिदिन विद्यालय जाते गए, तो आपके अंदर आत्म की अभिवृद्धि होती गई, यानी कि आप सीखते गए, क्योंकि आपको अनुभव प्राप्त होते गया। और जब आप द्वितीय वर्ष में उसी विद्यालय में गए तो आपके अंदर आत्म क्या था, भरपूर मात्रा में था, यानी कि आपके अंदर अनुभव पूरा था, जिस वजह से आपको पढ़ाने में या वर्ग संचालन करने में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हुई। इसीलिए हम कह सकते हैं आत्म जो है व्यक्ति के स्वयं के प्राप्त अनुभव से निर्मित होता है। जो भी चीज़ें आप स्वयं से प्राप्त करते हैं आपका आत्म जो है वैसे ही निर्मित होता है। जितना आप अनुभव करेंगे, जितना आप सीखेंगे, उतना ही आपके स्वयं में, आपके सेंस में, आपके आत्म में वृद्धि होगी। इसीलिए इसको कह सकते हैं कि यह व्यक्ति का आंतरिक संसार है, यानी कि ये इंटरनल वर्ल्ड है, इंटरनल संसार है, आंतरिक संसार है। यह व्यक्ति के विचारों और भावनाओं,
आशाओं और निराशाओं, भय और कल्पनाओं एवं उसका स्वयं के प्रति विचार क्या है, वह क्या था और क्या बन सकता है, और उसका स्वयं के बारे में क्या दृष्टिकोण है। यह उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, आपका विचार क्या है, आपका विजन क्या है, यानी कि आपका दृष्टिकोण क्या है। व्यक्ति के स्वयं के प्रति अभिवृत्ति यानी कि एप्टीट्यूड या इसको एटीट्यूड भी बोल सकते हैं कि ज्ञानात्मक पहलू का अर्थ आत्म की विषय वस्तु से है। व्यक्ति का जो भी एप्टीट्यूड होता है, जो भी एटीट्यूड होता है, उसके ज्ञानात्मक पहलू का एक आत्म के विषय वस्तु से भी इसको माना गया है। यदि कुछ हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जैसे मैं लंबा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मुझे सब कुछ आता है इत्यादि। यह आपके एक एटीट्यूड को दिखाता है, यानी कि आपके एप्टीट्यूड को, आपकी अभिवृत्ति को दिखाता है। इस शब्द में आपका एटीट्यूड दिखता है कि आप बोलते हैं कि मैं सुंदर हूँ, यानी कि आपको एटीट्यूड को वर्णन किया, आपके अभिवृत्ति को दिखाया है। मैं लंबा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मुझे सब कुछ आता है और मुझे ही सब कुछ आता है, इसमें बहुत अंतर है। यह आपके अपनी भावना के, अपने स्वयं के प्रति जो है प्रत्येक मनुष्य रखता है, यह उसी का एक विचार है। एक बहुत ही अच्छा स्लोगन है जो मुझे याद आ रहा है, आप सभी लोगों ने भी सुना होगा। वो इस तरह से है कि यह कार्य मैं कर सकता हूँ, यह हुआ आपका ज्ञान। यदि आपके पास ज्ञान होगा तो आप ये बोलेंगे कि यह कार्य मैं कर सकता हूँ, लेकिन यह कार्य सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह हो गया आपका अभिमान। ज्ञान और अभिमान का बस अंतर इतना ही है। यह कार्य, यह काम आप कर सकते हैं, यह आपका ज्ञान है, आपके अंदर ज्ञान है तो आप बोल रहे हैं कि यह कार्य हमसे हो जाएगा, हम ये काम पूर्ण कर लेंगे। लेकिन यदि आप यह बोलते हैं कि यह कार्य सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, तो यह हो जाता है आपका अभिमान। तो हमको बस ज्ञान सीखना है, अभिमान नहीं सीखना, हमको अभिमान में नहीं जाना है। हमें बस यह कहना है कि यह कार्य हम कर सकते हैं, हमसे यह कार्य संपन्न हो जाएगा, लेकिन ये कार्य बाकी लोग भी कर सकते हैं और हमसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में जितना ज्ञान आपके पास है इससे कहीं ज़्यादा दूसरों के पास है। तो इसीलिए हमको बस ज्ञान सीखना है, अभिमान में नहीं जाना है। हमें क्या करना है, हमें आत्म की समझ विकसित करनी है, सेंस ऑफ सेल्फ क्रिएट करना है। अभिमान में हमको कभी नहीं जाना है। इन भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। ये जो भावना होती है, क्योंकि ये इंटरनल वर्ल्ड है, आंतरिक संसार है, तो इसे शब्दों में व्यक्त करना जो है बहुत ही कठिन कार्य होता है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार आत्म जो है जन्मजात नहीं होता, यह सामाजिक स्थितियों की क्रिया का अर्जित परिणाम है। जो आपका आत्म होता है, जो आपका सेंस होता है, यह क्या होता है, जन्मजात नहीं होता। यानी कि जब आप जन्म लेते हैं तो आपके जन्म के साथ ही नहीं आता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति जो है जन्मजात कलाकार है, तो कला जो है, आर्ट जो है आपके अंदर जन्म से आ सकती है, लेकिन आत्म जो है, सेंस आपका जो है, यह जो है यह जो सेंस है ये जन्मजात नहीं होता है। यह कैसे होता है फिर, यह सामाजिक स्थितियों की क्रिया का अर्जित परिणाम है। यानी कि जिस समाज में, जिस संगति में आप रहेंगे, आपका निर्माण जो है, आपका सेंस जो है उसी तरह से परिवर्तित होते जाएगा। जिस हम परिवेश में रहेंगे, हमारा आत्म जो है, हमारा सेंस वैसे ही निर्मित होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह जन्मजात प्रतिभा नहीं होती है। कोई व्यक्ति यदि गुस्सैल है, कोई व्यक्ति यदि गुस्सा कर रहा है, कोई व्यक्ति यदि बहुत ही मधुर तरीके से बात कर रहा है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, तो यह उसके संस्कारों का परिणाम है। वो किस परिवेश में पला बढ़ा है, क्योंकि वह जिस परिवेश में रहेगा, जिस परिवेश में आगे बढ़ेगा, उसका विकास जो है उसी ढंग से होता है। इसमें जन्मजात प्रतिभा का कोई भी स्थान नहीं होता है।
यहाँ पर मुझे एक कहावत है याद आ रही है, जो कि भोजपुरी में है। भोजपुरी में कहावत बोली जाती है कि संगत से गुण आवेला और संगत से गुण जावेला, यानी कि संगत से गुण आता है और संगत से गुण जाता है। जिस संगति में आप रहिएगा, जिस परिवेश में आप रहिएगा, आपका गुण जो है वैसा ही बनते चला जाएगा। संगत से गुण आता है और संगत से ही गुण जाता है। हम अच्छे संगत में रहेंगे तो हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास होगा, और बुरे संगत में रहेंगे तो बुरे संगत का ही विकास हमारे अंदर होगा। इसीलिए किसी व्यक्ति को देख करके आप यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वो जन्मजात ही ऐसा होगा। वो उसके जो भी वैसा परिवेश है, जैसा वो व्यवहार कर रहा है, वो उसके सामाजिक स्थिति का ही परिणाम है। हमारा अगला टॉपिक है स्वयं की अवधारणा से तात्पर्य, यानी कि मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। हम जानेंगे स्वयं की अवधारणा से तात्पर्य, मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। ये क्या होता है? व्यक्ति स्वयं के बारे में जो सोचता है और अपने बारे में जो भी अवधारणा वो विकसित करता है, उसे ही हम स्वयं की अवधारणा यानी कि कंसेप्ट ऑफ सेल्फ कहते हैं। उसे हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। यानी व्यक्ति अपने बारे में जो भी सोचता है, जो भी विचार उसके मन में जन्म लेता है, जो भी विचार उसके मन में आता है, उसी विचार को हम कहते हैं स्वयं की अवधारणा, यानी कि कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। कंसेप्ट ऑफ सेल्फ को हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है वास्तविक स्वयं, यानी कि रियल सेल्फ, और दूसरा होता है आदर्शनात्मक स्वयं, यानी कि आइडियल सेल्फ। मीनिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ को हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है रियल सेल्फ, यानी कि वास्तविक स्वयं, एवं दूसरा होता है आइडियल सेल्फ, यानी कि आदर्शनात्मक स्वयं। वास्तविक स्वयं का तात्पर्य होता है, रियल सेल्फ का मीनिंग होता है, अर्थ होता है व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, जो भी बात हम सोचेंगे वो आ जाएगा आपके रियल सेल्फ के अंतर्गत, यानी कि वास्तविक स्वयं के अंतर्गत। इसीलिए कहा गया है व्यक्ति अपने बारे में जो सोचता है, जो विचार क्रिएट करता है, किस तरह के विचार वो क्रिएट कर सकता है, जैसे कि वह कौन है, यानी कि हु एम आई। सबसे पहले उसके मन में विचार आता है कि वह कौन है, हु एम आई, और उसमें कौन कौन सी विशेषता है, यानी कि उसमें कौन कौन सी एबिलिटी है इत्यादि। ये जो विचार हमारे मन में आते हैं उसे हम लोग कह सकते हैं रियल सेल्फ, यानी कि वास्तविक स्वयं, और आदर्शनात्मक स्वयं, यानी कि आइडियल सेल्फ वह होता है जिसमें व्यक्ति वह कैसा होना चाहता है, यानी कि वो कैसा बनना चाहता है, तथा आगे चलकर वह अपने आप को किस जगह पर देखना चाहता है, वो आपका होता है आइडियल सेल्फ। यानी कि इसको आप बोल सकते हैं रियल सेल्फ हो गया आपका वर्तमान, कि हम कौन है, मेरे अंदर विशेषता क्या क्या है, हम कौन सा काम कर सकते हैं। और आइडियल सेल्फ का अर्थ होता है आप बनना क्या चाहते हैं, आपका जो है आप अपने आप को आगे भविष्य में किस पद पर या किस रूप में देखना चाहते हैं, वो आपका हो जाता है आइडियल सेल्फ, यानी कि आदर्शनात्मक स्वयं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वयं के दोनों रूपों में से प्रत्येक का संबंध शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों पहलुओं से होता है। जो कंसेप्ट ऑफ सेल्फ का जो दो रूप होता है, इसमें हम देखते हैं कि इन दोनों का रूप जो है मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक दोनों ही रूपों में ये पाया जाता है। शारीरिक दृष्टिकोण में शारीरिक अनुभव एवं शारीरिक क्षमता तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में बुद्धि, कौशल एवं अन्य लोगों के साथ
मानसिक क्षमताओं का प्रदर्शन इत्यादि से जो है स्वयं संबंधित होता है। व्यक्तित्व के विकास में आनुवांशिक कारक तथा परिवेशीय कारक दोनों की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी व्यक्ति का विकास होता है तो उसमें दो कारक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है उसका आनुवांशिक कारक यानी कि हेरिडिटरी फैक्टर्स, और दूसरा होता है परिवेशीय कारक यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि जिस परिवेश में बच्चा जन्म लेता है वहाँ पर उसके घर के आसपास या उसके घर में आनुवांशिक जो कारक होता है उससे उसका विकास होता है, और दूसरा होता है एनवायरमेंटल, जिस परिवेश में वो रहता है वहाँ आसपास के लोग कैसे हैं उससे जो है उसका विकास होता है। यदि आनुवांशिकता तथा पर्यावरण के बीच सही ढंग से समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट स्थापित नहीं होगा तो व्यक्तित्व का विकास होना भी असंभव होता है। व्यक्तिगत अनुभव भी व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर दो चीज़ समझने योग्य है कि यदि हम दोनों के बीच तालमेल नहीं बैठाते हैं यानी कि आनुवांशिकता तथा पर्यावरण, हमारा घर का माहौल कैसा है, हमारे घर के लोग कैसे हैं, और दूसरा हमारा समाज कैसा है, यदि दोनों के बीच हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, समायोजन नहीं करेंगे तो एक व्यक्ति का विकास जो है सही ढंग से नहीं हो पाता है। एक तो एक कारण है, दूसरा ये भी होता है कि व्यक्तिगत अनुभव भी व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। यानी कि जितना चीज़ आप सीखते हैं, जितना आप अनुभव लेते हैं, आपके विकास को वो भी प्रभावित करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है स्वयं का विकास यानी कि द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। स्वयं का विकास, स्वयं के विकास में सामाजिकीकरण यानी कि सोशलाइजेशन की अहम भूमिका होती है। जब आपका खुद का विकास होता है यानी कि डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, स्वयं का जब विकास होता है, इस विकास में सामाजिकीकरण सोशलाइजेशन की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के प्रारंभिक स्वयं के स्वरूप पर माता पिता तथा सहोदरों यानी कि सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का अर्थ होता है सहोदर, सहोदर यानी कि आपके भाई एवं बहन। तो सिबलिंग्स का भी जो है बहुत ही अधिक योगदान होता है। यदि आपका स्वयं का विकास यदि होता है बच्चों में तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें होता है सहोदर का भी साथ इसमें, क्योंकि वे प्रारंभिक वर्षों में उन्हीं के संपर्क में सर्वाधिक रहते हैं यानी कि अधिक रहते हैं। छोटे बच्चे कहाँ रहते हैं? माता पिता के साथ रहते हैं और अपने छोटे भाई बहन के साथ रहते हैं यानी कि सिबलिंग्स के साथ रहते हैं, तो वहाँ पर भी उनका विकास होता है। जिस बालक के छोटे भाई बहन होते हैं उनकी परिवार में भूमिका जो है एक जिम्मेदार बालक की हो सकती है। यदि घर में मान लीजिए कि घर में जो है 3 लड़के हैं, यदि एक बड़ा लड़का है और उसके 2 छोटे भाई बहन हैं, यदि परिवार में 3 बच्चे हैं तो जो बड़ा जो बच्चा होता है उसकी भूमिका क्या हो सकती है? उसकी भूमिका एक जिम्मेदार बालक की हो सकती है, क्योंकि उसके पीछे 2 उसके छोटे भाई बहन होते हैं यानी कि 2 सिबलिंग्स उसके होते हैं। तो ऐसे बच्चों की भूमिका क्या हो सकती है? जिम्मेदार बालक की यानी कि गार्जियनशिप की भूमिका हो सकती है। यहाँ से बच्चे भी विकास, बच्चे सीखते हैं, बच्चे जानते हैं कि हम कैसे गार्जियनशिप की भूमिका अदा करेंगे। इसका भी प्रभाव बालक के स्वयं के विकास पर पड़ता है। उसी तरह बालक जब विद्यालय में प्रवेश करता है, यहाँ हम देखते जब बच्चा घर में रहता है तो उसकी भूमिका एक गार्जियनशिप की हो सकती है। यदि वो घर में सबसे बड़ा है, एक जिम्मेदार बालक की हो सकती है। तो पहला कहाँ सीखा? अपने घर में माता पिता से सीखा, और दूसरा अपने सिबलिंग से यानी कि अपने भाई बहन से सीखा। और इसके बाद जब बालक विद्यालय में प्रवेश करता है तब उसका सामाजिक दायरा बढ़ता है।
जैसे हम विद्यालय में जाते हैं तो हमारा क्या होता है, सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिक दायरा और बढ़ जाता है। वहाँ पर हमें बालक को विभिन्न वस्तुएं, व्यक्तियों एवं घटनाक्रमों के प्रति अभिवृत्तियाँ यानी कि एक्सप्रेशन जो है प्राप्त होती है। जब हम विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय में कई तरह के लोग दिखते हैं। हमारे बहुत सारे सहपाठी मिलते हैं, शिक्षक मिलते हैं, रास्ते में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन सबसे बच्चा सीखता है, उन सब के एक्सप्रेशन को देखता है और उनसे जो है अपने जीवन में जो है प्रेरणा लेने की कोशिश करता है, प्रेरणा लेने का प्रयास करता है। क्योंकि बच्चा जो है उन अभिवृत्तियों से ही प्रभावित होता है जो उसके जीवन में प्रमुख अभिकर्ता के रूप में मौजूद होते हैं। बच्चा उन सबसे सीखता है। छोटे बच्चे जो है बचपन में उन सभी चीज़ों से सीखते हैं जो उसके आसपास मौजूद रहता है। उसी से जो है हमारा सेल्फ का विकास होता है, यानी कि स्वयं का विकास होता है। स्वयं का विकास कहाँ शुरू होता है? हमारे घर से शुरू होता है। जैसे हमारा घर में परिवेश रहेगा, जैसे हमारे भाई बहन होंगे, उससे हम सीखेंगे। उसके बाद विद्यालय जाएंगे तो वहाँ का जो परिवेश होगा, वहाँ के जो अभिकर्ता हमारे समक्ष होंगे, उन सभी से हम सीखेंगे। वो अभिकर्ता कौन कौन हो सकते हैं? आपके शिक्षक हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके पड़ोसी, मित्र आदि बहुत लोग हो सकते हैं। उन सब से जो है बच्चा सीखता है और एक व्यक्ति का जो है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ यानी कि स्वयं का विकास यहीं से होना शुरू होता है। इस अध्याय में हमारा अगला टॉपिक है स्वयं के बारे में दार्शनिक दृष्टिकोण यानी कि फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स सेल्फ। स्वयं के बारे में एक दार्शनिक दृष्टिकोण। हम स्वयं के बारे में एक फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव कैसे क्रिएट कर सकते हैं, स्वयं के बारे में इसमें हम जानेंगे। स्वयं के संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण विचार या परिप्रेक्ष्य है वह होता है अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य यानी कि एक्सिडेंशियल पर्सपेक्टिव। यह परिप्रेक्ष्य जो है व्यक्ति के विचारों एवं व्यवहारों पर बल देता है। जो आपका अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य होता है वो आपके विचार एवं व्यवहार इस पर बल देता है कि हमारा विचार कैसा है, हमारा आइडिया कैसा है और किस चीज़ पर हम कार्य कर रहे हैं। जो कि जब तक हम फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव नहीं अपनाएंगे हमारा विचार जो है बहुत बेहतर या बहुत सही नहीं हो सकता है। तो ये कैसे काम करता है? यह आपके अस्तित्ववादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार काम करता है। इसकी विशेष रुचि जो है व्यक्ति के स्वयं के मूल्यांकन में, भावनाओं यानी कि इमोशन, संवेदनाओं के अध्ययन में होता है। इसका अध्ययन कहाँ होता है? जब आप इमोशन होते हैं, जब आप भावुक होते हैं या कोई भी संवेदना प्रकट करनी होती है, उस समय जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के सारे विचार और सिद्धांत उसके चिंतन का ही परिणाम है। क्योंकि ये कैसे जागृत होता है? जितना हम चिंतन करेंगे, जितना विचार करेंगे, उतना ही हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। इसलिए कहा भी जाता है आप सभी को ध्यान लगाइए, यानी कि आप चिंतन मनन कीजिए। जितना हम चिंतन करेंगे उतना ही हमारे अंदर एक दार्शनिक दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव जो है हमारे अंदर विकसित होगा। इसीलिए अतः प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपना सिद्धांत स्वयं खोजना चाहिए। दूसरों के द्वारा निर्मित या प्रतिपादित सिद्धांतों को स्वीकार करना उसके लिए आवश्यक नहीं होता। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दूसरे व्यक्ति जो विचार, जो भावना बना लिए हैं वो उनके लिए था। यह कोई जरूरी नहीं कि हम दूसरों के द्वारा बनाए गए पर्सपेक्टिव को, दूसरों के द्वारा बताए गए दृष्टिकोण को हम पालन करें। हम अपना यहाँ पर फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव यानी कि दार्शनिक दृष्टिकोण क्रिएट कर सकते हैं। उसके अनुसार हमको अपना कार्य करना है। क्योंकि संसार को स्वयं की अभिव्यक्ति कभी नहीं समझना चाहिए और ना ही संसार को एकमात्र साधन या आत्म परिचय को प्राप्त करने का उपाय। इससे यही स्पष्ट होता है कि जीवन का अर्थ जो है स्थिर नहीं है
और न ही इसका कोई किनारा। जीवन का जो, यदि हम जीवन के अर्थ की बात करें, जीवन के मीनिंग की बात करें तो स्थिर नहीं है, ये कंटिन्यू क्या होता है, चलते रहता है। जैसे कि एक नदी बहती रहती है, उसी तरह आपका जीवन भी जो है कंटिन्यू चलते रहता है, लेकिन इसका कोई किनारा भी नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट भी नहीं है कि जहाँ पर ये स्टॉप हो जाए। ये कंटिन्यू जो है आगे चलता रहता है। इसीलिए हम जो है जीवन के अर्थ को जो है, जीवन के मीनिंग को जो है 3 तरीकों से ढूंढ सकते हैं। वो 3 तरीका कौन कौन है? पहला होता है क्रम के माध्यम से, यानी कि कर्म के माध्यम से, हम कर्म करके, वर्क करके भी ढूंढ सकते हैं। और दूसरा होता है किसी के या किसी वस्तु के मूल्य को अनुभव करके। यहाँ मूल्य का अर्थ ये हुआ कि आप उस व्यक्ति को समझते हैं, किसी वस्तु के मूल्य को जानते हैं कि वो कितना इम्पोर्टेंस है, उसकी महत्ता को आप समझते हैं, उसकी महत्ता को अनुभव करके भी हम जान सकते हैं। और तीसरा होता है पीड़ा से, यानी कि दुख से, परेशानी से। जीवन के अर्थ को जो है यदि हम पहले तरीके से पूर्ण करने की कोशिश करें तो बहुत ही लाभदायक होता है, अत्यंत लाभदायक होता है, बहुत ही सही होता है, जो होता है कर्म के माध्यम से, यानी कि वर्क के माध्यम से। हम कर्म करेंगे तो हमारा परिणाम जो है ऑटोमेटिक ही सही होगा। तो पहला माध्यम जो है अत्यंत लाभदायक होता है। हम जीवन को जो है वर्क के माध्यम से, कर्म के माध्यम से समझ सकते हैं। दूसरा तरीका जो होता है, दूसरे तरीके में जीवन में अर्थ का प्रवेश होता है और वो अनुभव से प्राप्त होता है। यदि हम किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का मूल्य लगा रहे हैं तो हम कब लगा सकते हैं? जब हमारे अंदर अनुभव हो। यदि हम, आप देखते होंगे कि कोई व्यक्ति किसी को जज करने के लिए दिया जाता है, वो जज कैसे करते हैं? क्योंकि वो उस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा अनुभव ले चुके हैं। आप सभी को एग्जाम्पल, अब आप सभी जो है डांस इंडिया डांस या कोई भी कंपटीशन देखते होंगे तो उसमें जो भी जज आते हैं वो जज कौन होते हैं? वो जज वो होते हैं जो उस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं या बहुत ज़्यादा नाम कमा चुके हैं, यानी कि उनके पास बहुत ही ज़्यादा अनुभव है। तो अनुभव व्यक्ति को ही ये कार्य में सौंपा जाता है। यानी कि किसी वस्तु का यदि मूल्य लगाना हो तो हमें पहले अनुभव प्राप्त करना होगा। यदि किस व्यक्ति के बारे में हम कमी निकाल रहे हैं या कोई कमेंट कर रहे हैं तो उसके पहले हमें उतना अनुभव लेना होगा, तब जाकर के हम उसके बारे में अपना दृष्टिकोण या अपना अनुभव बता सकते हैं। उसी तरह तीसरा तरीका जो होता है, जो मनुष्य को अपने जीवन के अर्थ को खोजने में सहायता करता है, और वह होता है पीड़ा। जब हम 2 तरीके से अपने अर्थ को नहीं खोज पाते, यानी कि हम कर्म नहीं करते हैं, वर्क नहीं करते हैं या फिर अनुभव नहीं लेते हैं, तब तीसरा तरीका होता है पीड़ा, दुख। इसमें जो है आदमी को, मनुष्य को अपने जीवन के अर्थ को खोजने में सहायता करता है। क्योंकि मनुष्य जब भी असहाय या ऐसी परिस्थिति से गुजरता है जिसका परिणाम उसके हाथ में न हो, जैसे कोई लाइलाज बीमारी या कोई भी वायरस अटैक, उसी वक्त एक इंसान को अपनी पहचान बोध करने का भरपूर मौका मिलता है। यदि हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो वर्तमान परिदृश्य में आप सभी को पता होगा, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा देश जो है गुजर रहा है। पूरा देश क्या आप समझिए कि पूरा वर्ल्ड बोल सकते हैं, पूरा विश्व इससे त्राहिमाम है। तो ये पीड़ा जो है हमें क्या करती है? हमें स्वयं के बोध कराने को मजबूर करती है। मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़ा था कोरोना संबंधित, शायद आपने ही पढ़ा होगा। तो बहुत से लोगों का विचार है कि कोरोना के आने से सृष्टि में बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि हमारी नदियाँ साफ हो रही है, हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो रहा है, हम लोग घर में हैं, हम लोग अपने परिवार को समय दे पा रहे हैं, जितनी भी हमारी कलात्मकता थी, जितनी भी हमारी क्रिएटिविटी थी, उसको हम लोग भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे हम देखते हैं कि जब हमें पीड़ा मिलती है तो हम स्वयं को समझते हैं, क्योंकि हम जीवन के आपाधापी में स्वयं को भूल गए थे। तो ये 3 तरीका होता है। जब 2 तरीके से हम स्वयं को नहीं समझ पाते हैं
तब तीसरा तरीका यानी कि पीड़ा आती है, दुख आता है, जिससे हमें स्वयं को पहचानने का, स्वयं को बोध कराने का एक भरपूर मौका मिलता है। हम कह सकते हैं कि कष्ट को झेल कर ही जीवन का सबसे बड़ा अर्थ पाने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि जब तक हम कष्ट को, जब तक हम परेशानी को नहीं झेलेंगे, तब तक हम जीवन के अर्थ को नहीं समझ सकते हैं। तो ये भी एक हो सकता है कि हमें समझाने के लिए इस तरह की महामारी को जो है आगमन हुआ है कि हम अभी भी समझ जाएं। तो तीन चीज़ें होता है, तीन अर्थ होता है आदमी को समझने के लिए। अब सब स्वयं के बारे में जब हम दार्शनिक दृष्टिकोण रखते हैं तो ये तीन माध्यम है जिसमें हम स्वयं को ढूंढ सकते हैं, स्वयं को प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो का अंतिम टॉपिक है स्वयं के बारे में सांस्कृतिक दृष्टिकोण, यानी कि कल्चरल पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स सेल्फ। स्वयं के बारे में, खुद के बारे में एक कल्चरल पर्सपेक्टिव। इसके पहले हमने जाना था स्वयं के बारे में एक दार्शनिक दृष्टिकोण, और इस टॉपिक में हम जानेंगे स्वयं के बारे में एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। कल्चरल पर्सपेक्टिव कैसा होना चाहिए हमारे स्वयं के बारे में। इस यूनिट को शुरू करने से पूर्व मुझे जो है एक अरस्तु का कथन याद आता है। अरस्तु को आप सभी जानते होंगे। अरस्तु जो है प्लेटो के शिष्य थे एवं सिकंदर के गुरु भी थे। तो अरस्तु का एक कथन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, जो कि अरस्तु के द्वारा कहा गया था। अरस्तु जो है यूनान के एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक थे। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि मानव जो है समूहों के बीच रहता है, वो ग्रुप में रहता है, और विश्व के समस्त जीवधारियों में केवल यही जो है संस्कृति का निर्माता है, यानी यही जो है एक कल्चरल का, संस्कृति का निर्माण किया है। मनुष्य ही है जो संस्कृति का निर्माता है। इसीलिए अरस्तु का कथन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। विश्व में जितनी भी संस्कृतियां पनपी, चाहे जिस संस्कृति का हम नाम लें, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या फिर आपका सिंधु घाटी की सभ्यता हो, यानी कि इंडस वैली हो, सब में जो है मनुष्य का जो है हमें एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण दिखता है। कोई भी संस्कृति जो है प्रकृति प्रदत्त नहीं होती, यानी कि कोई भी संस्कृति का निर्माण जो है प्रकृति के द्वारा नहीं किया जाता है। यह निर्माण जो है मनुष्य ही करता है, क्योंकि संस्कृति का निर्माण एक मनुष्य के द्वारा ही हो सकता है। यह मानव समाज के द्वारा ही निर्मित होता है। संस्कृति, जितनी भी संस्कृति का निर्माण हुआ है वो सब मानव समाज के द्वारा ही हुआ है, क्योंकि संस्कृति स्वयं के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाती है। अब संस्कृति जो है आपके स्वयं के निर्माण में, यानी कि सेल्फ में भी एक अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि जिस संस्कृति में हम रहते हैं हमारा विकास वैसा ही होता है। तो सेल्फ के निर्माण में भी संस्कृति की अहम भूमिका होती है। संस्कृति हमारे जीने और सोचने की विधि में सकारात्मक परिवर्तन भी लाती है। हम जिस संस्कृति में पलते बढ़ते हैं हमारा विकास भी वैसा ही होता है। हमारे जीने और हमारे सोचने की शक्ति भी, सोचने का विचार भी हमारी संस्कृति से ही आता है। यह संस्कृति जो है हमारे धार्मिक कार्यों में, मनोरंजन में, वर्ग संचालन एवं ज्ञान प्राप्त करने, आनंद प्राप्त करने के तरीकों में भी देखी जा सकती है। आप जिस संस्कृति से आइएगा, जिस कल्चर से आप बिलोंग कीजिएगा, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों या ज्ञान प्राप्त कर रहे हों या कोई भी खेल कूद कर रहे हों या धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हों, सभी में आपकी संस्कृति का बहुत ही अहम योगदान होता है। संस्कृतियाँ जो है व्यक्तित्व विकास को भी प्रभावित करती है। जो आपका व्यक्तित्व विकास होता है इसमें बहुत हद तक आपकी संस्कृति का भी योगदान होता है, क्योंकि जिस संस्कृति से
जिस कल्चर से आप बिलोंग करते हैं आपका व्यवहार उसी ढंग का हो जाता है। आप देखते होंगे कि अलग अलग संस्कृति से, अलग अलग कल्चर से आए लोगों का विचार भी जो है अलग अलग होता है, क्योंकि जिस संस्कृति की जैसी मान्यता होगी, जैसी विचारधारा होगी, उसमें पोषित लोगों में भी उसी प्रकार के गुणों का विकास भी होता है। जिस संस्कृति में हम रहेंगे उस संस्कृति की जैसी मान्यता है, जैसा विकास है, जैसा वो लोग मानते हैं, उसमें पल्लवित लोगों का विकास भी उसी ढंग का होता है। उनके अंदर विचार, उनके अंदर भावनाएं भी वैसी ही जागृत होती है। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्तित्व जो है संस्कृति का दर्पण होता है। यदि आपको कोई देखता है तो आपके थ्रू आपके कल्चर के, आपके संस्कृति का भी वो अनुमान लगा सकता है। सांस्कृतिक मान्यताओं का ही परिणाम है कि कुछ समाज के व्यक्ति अधिक धर्मार्थ, शांत और विनम्र होते हैं, जबकि कुछ समाज के सदस्य ईर्ष्यालु एवं आक्रामक होते हैं। आप अपने आसपास देख सकते हैं, आपके आसपास जितनी भी संस्कृतियाँ है, जितने भी धर्म है, जितने भी लोग हैं, सबके अपने अपनी सभ्यताएं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो कुछ धर्म में आप देखिएगा, कुछ संस्कृति में देखिएगा, लोग अधिक धर्मार्थ होते हैं, यानी कि धर्म की सेवा करते हैं, शांत होते हैं, विनम्र होते हैं। और कुछ संस्कृति के लोग ऐसे होते हैं जो ईर्ष्यालु होते हैं एवं आक्रामक होते हैं, क्योंकि उनकी संस्कृति में, उनके कल्चर में ही ऐसा डाल दिया गया, ऐसा फिट कर दिया गया कि वो उनका निर्माण भी उसी ढंग से होता है। तो सांस्कृतिक जो है तत्वों का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर बहुत ही विचित्र ढंग से पड़ता है। जिस बालक को आप जैसी संस्कृति में रखिएगा उसका विकास जो है उसी ढंग का होगा। आप उससे अलग नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि बच्चा इस संस्कृति में पला भरा है तो उसका विकास वैसा नहीं होगा, क्योंकि वो जिस संस्कृति में रहेगा, जिस परिवेश में रहेगा, उसका विकास भी उसी ढंग का होगा, क्योंकि बहुत ही यूनिक ढंग से इसका असर उस बच्चों के विकास पर पड़ता है। वीडियो के अंत में मुझे कुछ कबीर के दोहे याद आ रहे हैं जो कि आपके इस विषय में बहुत ही सटीक बैठा है। कबीर ने कहे थे, उज्जवल बूंद आकाश की परी गई भूमि विकार, उज्जवल बूंद आकाश की परी गई भूमि विकार, माटी मिली भई कीच सो बिन संगति भौछार। यानी इसका अर्थ हुआ, आकाश से गिरने वाली वर्षा की बूंदें निर्मल और उज्जवल होती है, किंतु जमीन पर गिरते ही गंदी हो जाती है, मिट्टी में मिलकर वह कीचड़ हो जाती है। उसी तरह मनुष्य भी अच्छी संगति के अभाव से बुरा हो जाता है, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तो हम आकाश के बूंद की तरह स्वच्छ होते हैं, निर्मल होते हैं, लेकिन जैसे धरती पर आते हैं, जिस कल्चर में हम आते हैं, जिस कल्चर में हमारा जन्म होता है, हम क्या होते हैं, पानी के बूंद की तरह बन जाते हैं। यदि पानी का बूंद जो है समुद्र में गिरेगा तो क्या होगा, वो खारा बन जाएगा। यदि झील में गिरेगा, नदी में गिरेगा तो उसका जल मीठा हो जाएगा, और यदि मिट्टी पर गिरा तो वहाँ पर वो कीचड़ हो जाता है। तो कबीर जी यही कहते हैं कि उज्जवल बूंद आकाश की, उज्जवल बूंद आकाश की है, परी गई भूमि विकार। जैसे भूमि पर आती है वो माटी मिली भई कीच सो बिन संगति भौछार। वो जैसी परिवेश में गिरती है, जैसा परिवेश में हम आते हैं, हमारा निर्माण जो है उसी तरह का हो जाता है। इसमें कुछ अपवाद भी है। अगले दोहे में कबीर जी कहते हैं, चंदन जैसे संत हैं, स्वरूप जैसे संसार, वाके अंग लपटा रहे, भागे नहीं विकार। अर्थात संत जो होते हैं वो चंदन की भांति होते हैं, और यह संसार जो है वो सांप की तरह विषैला है, किंतु सांप यदि संत के शरीर में बहुत दिनों तक लिपटा रहे तब भी सांप का विष विकार समाप्त नहीं होता। वह इसलिए समाप्त नहीं होता क्योंकि जिस संस्कृति में, जिस कल्चर में आप पले बड़े हैं, जैसी आपका परिवेश है, आपको बहुत ही अच्छे परिवेश में रख दिया जाए,
जैसे सांप को चंदन के वृक्ष से लपेटा रहता है वो, लेकिन चंदन का एक भी गुण जो है सांप के अंदर नहीं जाता है। तो जैसा आपका परिवेश, जैसा आपका सेल्फ एक बार बन जाएगा, जिस कल्चर में आप ढल जाएंगे, कितनों कोशिश कर लें आप उसको बदल नहीं सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम जान रहे थे बीएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड EPC4 आत्म की समझ के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वार्तालाप, एक आदर्श शिक्षकों के विचार, एक आइडियल टीचर कैसे बनते हैं, एक आइडियल टीचर के विचार क्या होते हैं, हम जानेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।